Assalamu alaikum dear students, welcome back to lecture number 9 of S block elements, and we'll be continuing with the alkaline earth metals, chemical properties of alkaline earth metals. ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी और आज भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्टिविटीज में से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स reactivity towards water, reactivity towards water, water के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक, नाउ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। और आपको पता है हाइड्रोक्साइड्स किनको कहते हैं, हम उन कंपाउंड्स को जिनके अंदर एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस, और मेटल के साथ जब हाइड्रोक्साइड लगेगा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने OH नेगेटिव आयंस इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, ऑब्वियसली 2 होंगे। तो फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स विल बी MOH होल ट्वाइस, MOH होल ट्वाइस। ठीक है ना, इस किस्म के हाइड्रोक्साइड्स हमें मिलेंगे। ठीक, तो सिंपली अगर हम रिएक्शन को शो करें, द रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। मेटल को हम ट्रीट करेंगे वाटर के साथ and it will result in the formation of MOH whole twice, MOH whole twice। ठीक है ना, MOH whole twice बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। metals upon reaction with water they will produce alkaline earth metal hydroxides। ठीक, तो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखूंगा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स react with water to form metal hydroxides, to form metal hydroxides of the formula MOH whole twice। ठीक, now a very important thing here is that मैंने कहा कि जब भी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे, प्लस साथ में यहां पे क्या रिलीज होगा, साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक, साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आई विल टेक 2 टाइम्स वाटर, तो यू विल सी हाइड्रोजन 4, यहां पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक, जैसे हमने अल्कली मेटल्स को वाटर में डाला था तो वहां पे हमने देखा था हाइड्रोजन गैस वाज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, एंड दैट रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक। लाइकवाइज दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक। ठीक, बट वहां पे हमने इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन देखी थी, काफी फास्ट होती थी और वो वायलेंटली रिएक्ट करते थे अल्कली मेटल्स। लेकिन यहां पे जो रिएक्शन होती है वो उतनी फास्टर नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि जो हीट यहां पे निकलती है उतनी ज्यादा नहीं होती है, दैट इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक, इसलिए यहां पे जो रिएक्शंस होती है वो लेस वायलेंटली होती है। रीजन इसका ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम होती है। ठीक, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है, जब भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को वाटर में डाला जाएगा तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक बट द हीट रिलीज्ड इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। क्लियर। ठीक, अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद रखनी है। नंबर 1 पहला स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, बेरिलियम जो है, अगर मैं बेरिलियम मेटल को वाटर के अंदर डालता हूं, ठीक, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट, beryllium does not react with cold water, ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हॉट वाटर। ठीक, बेरिलियम वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सिंपल। हमने कहा था कि जो बेरिलियम मेटल हम लाएंगे it will be definitely exposed to the oxygen, exposed to the atmosphere, और उस बेरिलियम मेटल के ऊपर एक बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई होगी which acts as a protective coating। ठीक,
ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने कहा था। तो जब हम इस बेरिलियम मेटल को वाटर में डालेंगे, वो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो इतनी टफ होती है कि वो वाटर के साथ, वाटर के अंदर डालने पे डिसॉल्व नहीं होती है। अगर वो डिसॉल्व नहीं होगी, दैट मींस बेरिलियम मेटल जो है वो एक्सपोज नहीं होगा। बेरिलियम मेटल अगर एक्सपोज नहीं हुआ तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इन जनरल वी कैन से बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग, protective covering of beryllium oxide formed on beryllium metal does not dissolve in water, फाइन, ठीक है। तो बेरिलियम एटम जो है, बेरिलियम मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। नंबर सेकंड, दूसरा स्टेटमेंट याद रखना है। मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। however reacts with steam, ठीक है, या हॉट वाटर। ये हॉट वाटर या स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगेन द रीजन इज सेम, मैग्नीशियम के ऊपर भी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई होती है जो कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन अगर हॉट वाटर में डालेंगे या स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, वो उसकी ऊपर वाली लेयर को मतलब डिसॉल्व कर देगा। मैग्नीशियम मेटल विल बी एक्सपोज्ड एंड इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड along with हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात, ठीक है ना। सो दो चीजों के बारे में हमने बात की। बाकी जो बचे एलिमेंट्स, कौन कौन सा एलिमेंट बचा? कैल्शियम, सिट्रोनियम एंड बेरियम। दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है। क्लियर। सो पहला स्टेप हमने यहां पे बताया, पहली चीज हमने बताई आज के लेक्चर में कि मेटल्स की जब रिएक्शन वाटर के साथ होगी, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे along with the hydrogen gas, energy will be released, but that energy is not sufficient enough for the hydrogen to catch fire. Number second thing is that beryllium does not react with water. Magnesium reacts with hot water or steam only, but it does not react with cold water. The reason is that because of that protective covering, ठीक है ना। Now calcium, strontium and barium, they can react with cold water, they can react with hot water, fine, ठीक है ना। Now number second thing is that अब अभी हमने देखा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम नॉर्मली अच्छे से रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी वो हाइड्रोक्साइड जल्दी से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे इस रिएक्शन से, ठीक। तो अगर मुझे बेरिलियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है, आई विल डेफिनेटली नॉट यूज दैट रिएक्शन, दैट इज द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक। इनके केस में हम क्या करेंगे, हम एक डिफरेंट रिएक्शन सेट मतलब यूज करेंगे जिससे हम हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम और मैग्नीशियम को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यानी BeOH2 एंड MgOH2 और प्रिपेयर्ड। कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं फिर? और प्रिपेयर्ड by treating sulfates, or prepared by treating their sulfates with dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मुझे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है, आई विल नॉट यूज द डायरेक्ट रिएक्शन, इंस्टेड मैं बेरिलियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरिलियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करूंगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करूंगा। इस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा? इस रिएक्शन से हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपली रिएक्शन क्या होगा? आई विल टेक बेरिलियम सल्फेट BeSO4, बेरिलियम सल्फेट को मैं लूंगा, इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये शाबाश बेटा, बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स क्या होंगे? द प्रोडक्ट्स विल बी लाइक दिस, यू विल गेट BeOH whole 4
सॉरी होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड्स आयंस निकलेंगे 2, वहां पे क्या बचा Na2SO4, साथ में बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा Na2SO4. दिस वे वी कैन प्रिपेयर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वेरी एफिशिएंटली. ठीक. सिमिलरली अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो मैग्नीशियम सल्फेट लिया जाएगा, इसकी रिएक्शन की जाएगी डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स? MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस प्लस मिलेगा Na2SO4. वेरी नाइस. ठीक. सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैं कैसे प्रिपेयर करता हूं? एक और रिएक्शन से हम सल्फेट्स ऑफ बेरिलियम एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम की रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब जाके हमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अच्छे से मिल जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं. अब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम के हाइड्रोक्साइड्स हमने देखा. एक तरीका है कि डायरेक्टली रिएक्शन करें, एक और तरीका है हम इनके हाइड्रोक्साइड्स को एक और मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम हाइड्रोक्साइड्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड by slaking process. Can also be prepared by slaking process. ठीक. Now what is this slaking process? In addition to the first reaction we can also prepare their oxides with the help of another reaction that is called as slaking. ठीक. तो slaking किसको हम कहते हैं? slaking में हम क्या करते हैं? In this reaction oxides of calcium, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ठीक, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम are treated with water to produce hydroxides, to produce respective hydroxides. यानी स्लेकिंग किसको हम कहते हैं? स्लेकिंग में हम क्या करते हैं? हम कैल्शियम ऑक्साइड या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड या बैरियम ऑक्साइड को लेंगे, इसके ऊपर हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं. ठीक है ना. इसको हम धीरे धीरे लेस क्वांटिटी में वाटर स्प्रिंकल करवाते हैं. ठीक. जब वाटर इस पे डाला जाएगा, व्हाट विल हैपन इज दैट वी विल गेट हाइड्रोक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम. ठीक है ना. द रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. आई विल शो द रिएक्शन. सो आई विल बी टेकिंग ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम यानी CaO के लिए हम नाम देते हैं, वी कॉल इट एज क्विक लाइम. इसको हम क्या नाम देते हैं? क्विक लाइम का नाम देते हैं. ठीक. नाउ इस क्विक लाइम को जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? वी विल रिएक्ट इट विद वाटर. ठीक. हम इसके ऊपर वाटर डाल देंगे. ठीक. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंपली. ठीक है. वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन इन द सॉलिड फॉर्म. ठीक. अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को डालेंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा क्वांटिटी में वाटर डालने का मतलब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहां पे बना वो सॉल्यूशन फॉर्म में चला जाएगा. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सॉल्यूशन फॉर्म में होगा उस वक्त उसको हम नाम देते हैं लाइम वाटर. ठीक. यहां पे इसको नाम दिया जाता है स्लेक्ड लाइम. वी कॉल इट एज स्लेक्ड लाइम. ठीक. तो देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर द कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म जिसको हम प्रिपेयर करते हैं जस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ओवर इट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्लेक्ड लाइम. अगर वाटर ज्यादा क्वांटिटी में हमने लिया तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट बन जाएगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा. हम उसको नाम देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस. दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल एज लाइम वाटर. बात समझ रहे हैं आप? ठीक. इस प्रोसेस को हम नाम देंगे स्लेकिंग ऑफ लाइम. स्लेकिंग ऑफ लाइम. स्लेकिंग इज ए जनरल टर्म. स्लेकिंग ऑफ लाइम यहां पे हमने एग्जांपल लिया. स्लेकिंग इज ए जनरल टर्म जिसमें हम ऑक्साइड्स के ऊपर वाटर डालते हैं. अगर कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर वाटर हमने डाल दिया, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम. ठीक है ना. तो इन मेथड से हम हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है ना. अब चलिए हम बात करते हैं इन हाइड्रोक्साइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. ठीक.
सबसे पहली बात यह कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक, नंबर वन, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक यानी अल्कलाइन, बेसिक इन नेचर। आप लोगों ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो आपको पता है जो भी कोई सबस्टेंस वाटर में जाके OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है वो बेस का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम aqueous form में लेंगे, what it will do, it will decompose and it will result in the formation of calcium 2 positive aqueous plus twice OH minus aqueous. ठीक, so since it is producing, since all the metal hydroxides they will produce hydroxide ions in the solution, they will be called as bases. So all of them they act as bases. Fine, ठीक है। Number second thing, अगर हम इन हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक कैरेक्टर को अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक कैरेक्टर के साथ कंपेयर करें तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन लेस बेसिक होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स के अंदर M पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर M2 पॉजिटिव OH नेगेटिव होल ट्वाइस होता है। ठीक है ना। नाउ अगर आप इस बॉन्ड की बात करें, ये बॉन्ड क्या होगा, दिस इज आयोनिक इन नेचर, तो जब जाके ये डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस। ठीक, बट नंबर सेकंड थिंग इज दैट अगर मैं बात करूं इस मेटल के पोलराइजिंग पावर की और M2 पॉजिटिव के पोलराइजिंग पावर की, M पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है कि M2 पॉजिटिव का, ऑब्वियसली यू नो मोर इज द चार्ज ऑन द कैटाइन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर, तो दैट मींस इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। अगर इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इस आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो hydroxides of alkali metals as well as alkaline earth metals, they are what, they are basically ionic in nature। ठीक है ना। but due to the more polarizing power of alkaline earth metal cations, their bond contains slightly more covalent character than that of the metal ions। ठीक है ना। जितना covalent character इसमें आएगा, जितना covalent character इसमें आएगा उतना इनका डिसोसिएशन पावर जो है वो कम हो जाएगा। जितना ये ज्यादा आयोनिक होगा उतना ये जल्दी से टूटेगा। अगर इसका आयोनिक कैरेक्टर कम है या इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो जब मैं इसको वाटर में डालूंगा ये उतना फियरली डिसोसिएट नहीं होगा जितना मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा। ठीक है ना। तो नंबर सेकंड चीज जो हम यहां पे कहेंगे वो ये कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, alkaline earth metal hydroxides are less basic than alkali metal hydroxides, alkali metal hydroxides। ठीक, क्यों होते हैं लेस बेसिक, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज M2 पॉजिटिव हैज मोर पोलराइजिंग पावर, ठीक। इस पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या होगा, इनके हाइड्रोक्साइड्स में आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। आयोनिक कैरेक्टर कम होने का मतलब है ये ज्यादा वाटर में डिसोसिएट नहीं होंगे जितना अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स डिसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर बेसिक इन नेचर बट दे आर लेस बेसिक देन दैट ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है ना, क्लियर। नाउ अगर हम इन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक कैरेक्टर का मतलब बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखें, ठीक है ना। सो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, ठीक। दैट मीन्स आई एम राइटिंग बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगर हमें देखना है, पहली चीज तो है कि दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। अब
कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा, किस पे डिपेंड करेगा, कौन जल्दी से, कौन कितना तेजी से OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक, और कौन कितना तेजी से OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, कौन कितना ज्यादा आयोनिक है। इनमें से जो आयोनिक ज्यादा होगा वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, वो ज्यादा तेजी से OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा और वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक। नाउ यू नो आयोनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन पे। जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक। तो अगर बात करें यहां पे बेरिलियम 2 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, सिट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव है और बेरियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। इनमें से ये बेरिलियम आयन जो है ये सबसे छोटा है, ठीक है ना। जो जितना छोटा होगा, स्मॉलर इज द साइज, more is the polarizing power, more is the polarizing power, more is the covalent character, more is the covalent character, less is the basic character, less easily it will dissociate, ठीक है ना। that means beryllium hydroxide जो है इससे ज्यादा बेटर बेस होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे अच्छी बेस होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे सिट्रॉनियम हाइड्रोक्साइड, सबसे अच्छी बेस जो होगी बेरियम हाइड्रोक्साइड होगी, ठीक है ना। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है। डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेस एंड व्हेन द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेस आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस मींस डिसोसिएशन इंक्रीजेस। आई होप कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है ना। अब एक और चीज यहां पे हमें याद रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। अभी हमने बोला कि ये हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर अल्कलाइन इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक मीन्स विच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड, बोथ एज एन एसिड as well as a base. They can act both as an acid and as well as a base, ठीक है ना। Now इस हाइड्रोक्साइड को अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो ये एक्ट करेगा एज ए बेस। अगर इस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाए तो उस वक्त ये एक्ट करता है एज एन एसिड, ठीक है ना। सो इट एक्ट्स एज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, ठीक। फॉर एग्जांपल हम दो रिएक्शंस देंगे यहां पे, ये मैंने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिया BeOH होल ट्वाइस, ठीक, इसकी रिएक्शन में HCl के साथ कर रहा हूं, ठीक है ना। वी नो HCl इज एन एसिड, ठीक। नाउ अगर ये एसिड है उस वक्त ये इसके साथ क्या काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए बेस एंड यू नो व्हेन एसिड एंड बेस दे रिएक्ट टुगेदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ए सॉल्ट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द वाटर, ठीक है ना। वाटर बनता है और एक सॉल्ट बनता है, ठीक। तो ये एक एसिड है, यहां पे ये क्या एक्ट करेगा एज ए बेस। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विल बी BeCl2, BeCl2. I'll take it twice, BeCl2 plus you will get water, H2O, 2 times water, ठीक। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट इज पॉसिबल ओनली इफ यू आर यूजिंग एन एसिड, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर ट्रीटिंग इट विद ए बेस। सो हियर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड शोज ए बेसिक कैरेक्टर, ठीक। सिमिलरली इसी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करूं, लाइक NaOH के साथ करूं, ठीक है ना। सिंस वी नो NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। नाउ जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, व्हाट हैपेंस इज अगेन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, यू विल गेट this compound Na2BeO2, Na2BeO2, this is called as sodium berylate, ठीक। and sodium berylate is a salt plus you will get water, sodium berylate plus water, ठीक है ना। नाउ सॉल्ट और वाटर कब बनेगा, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्योंकि इस रिएक्शन में मैंने एक वेल नोन बेस यूज किया है, दैट मींस दिस हियर शुड एक्ट
as an acid. ठीक, so in one case it is acting as a base and in another case it is acting as an acid. This justifies that beryllium hydroxide acts as what? It acts as an amphoteric hydroxide or amphoteric substance. बात समझना है आप, ठीक है ना? Now ये सोडियम बेरिलेट जो है इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. In combination with water we can write it like this: Na2BeOH whole 4, OH whole 4. ठीक, this is another form of writing sodium berylate plus water. You can write it like this: Na2BeOH whole 4. ठीक है ना? So we have concluded that hydroxides are basic in nature, but beryllium hydroxide is an amphoteric substance, and you are seeing in every reaction beryllium is showing some different character. ठीक, और already हमने बताया है कि जो ग्रुप का पहला मेंबर होता है वो in addition to similarities dissimilarities भी show करता है. That will justify the what we call as, वो justify करेगा कि beryllium shows an anomalous behavior as compared to that of the rest of the alkaline earth metals. ठीक, so this is all about the reactivity towards water यानी hydroxides. इसमें हमने दोनों चीजें डिस्कस की. हाइड्रोक्साइड्स को किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं और इन हाइड्रोक्साइड्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. ठीक है, चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस. ठीक, तो जाहिर सी बात है जब मेटल्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? हैलाइड्स. ठीक, सो आई कैन कॉल इट दिस रिएक्शन एज फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स. ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स. फाइन. ठीक, सो व्हाट वी डू इज वी विल से ग्रुप टू metals react with किसके साथ रिएक्ट करेंगे? react with halogens at elevated temperatures, means they show this reaction at high temperatures. At elevated temperatures to form क्या बनाएंगे? to form metal halides. ठीक है ना? of the formula MX2. ठीक, so the reaction is very simple. You will take a metal, you will react it with halogen, which is always in the molecular form X2, and it will result in the formation of, at high temperatures it will result in the formation of MX2. ठीक, MX2. ठीक है ना? Where this X2 can be F2, it can be Cl2, it can be Br2, it can be I2. ठीक, it can be I2. समझ रहे हैं आप बात? ठीक है ना? क्लियर? ठीक. नाउ अगर हम इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड्स दिस रिएक्शन. ठीक, रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो नंबर 1 फॉर हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो वी विल से फ्लोरीन विल रिएक्ट फास्टर देन क्लोरीन, इट विल रिएक्ट फास्टर देन ब्रोमीन, इट विल रिएक्ट फास्टर देन आयोडीन. ठीक है ना? तो फ्लोरीन ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था फ्लोरीन क्यों ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब MF2 बनेगा और MCl2 बनेगा, इसमें फ्लोराइड क्लोराइड F नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस है. ठीक, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन मोर विल बी इट्स अट्रैक्शन और मोर विल बी द लैटिस एनर्जी. तो जब ये बनेगा उस वक्त लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, इसीलिए फ्लोरीन के रिएक्शन की चांसेस ज्यादा होंगी. ठीक, अगर हम बात करें नंबर 2 मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बेरिलियम से ज्यादा तेजी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम से ज्यादा तेजी के साथ कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रॉन्शियम से ज्यादा बैरियम रिएक्टिविटी शो करेगा. फाइन. ठीक है ना? दैट मींस ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे चूंकि आयनिक कंपाउंड बनने वाले हैं और आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा? जो मेटल इनमें से ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वही M2 पॉजिटिव तेजी के साथ बनाएगा. तो बेरियम 2 पॉजिटिव का बनना ज्यादा फीजिबल होता है एज कंपेयर टू बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बिकॉज बेरियम 2 पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होता है. फाइन. ठीक है, यह बात क्लियर होगी. नंबर 2
नंबर सेकंड थिंग, पहला हमने क्या बताया, डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, ठीक। नंबर सेकंड, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर दीज हैलाइड्स, we can also prepare these halides using some different reactions, ठीक है ना। so next मैं लिखूंगा metal halides, metal halides को हम कुछ और तरीकों से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। metal halides can also be prepared, can also be prepared, can also be prepared कैसे, by treating halogen acids, by treating halogen acids, halogen acids किनको हम कहते हैं, HX, यानी जब हैलोजन हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड होगा, जैसे HCl, HF, HBr, HI, ठीक है ना। by treating halogen acids with किसके साथ, by treating halogen acids with किनके साथ, metals, डायरेक्टली metals के साथ, और metal oxides और metal carbonates और metal hydroxides, ठीक। यानी अगर हमें मेटल हैलाइड्स को प्रिपेयर करना है, हम इन रिएक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हम एक हैलोजन एसिड लेंगे, उसकी रिएक्शन अगर मेटल के साथ करेंगे तब भी मेटल हैलाइड बनेगा, उसकी रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करेंगे तब भी हैलाइड बनेगा, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी हैलाइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी हैलाइड बनेगा, ठीक है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम, ठीक है ना, या लेट्स टेक द एग्जांपल HX की हम बात करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने HCl लिया, ठीक, मैंने क्या लिया, HCl, ठीक। इस HCl की रिएक्शन में किसी मेटल के साथ करूंगा, मेटल में कोई भी ले सकता हूं, ठीक है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम। तो लेट्स से इन जनरल आई एम सेइंग कि मैंने मेटल लिया, कौन सा मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इट कैन बी एनीवन, ठीक है ना। व्हेन दे विल रिएक्ट, what will happen, what will be the product, शाबाश, if I take it 2 times I will get MCl2, ठीक है ना, MCl2 यानी मेटल क्लोराइड, ठीक। या वी कैन मेक इट मोर जनरल, हम इसको और जनरल बना सकते हैं, HCl के बजाय मैंने डायरेक्टली दिखाया, मैंने HX लिया, ठीक है ना। HX कैन बी HCl, इट कैन बी HBr, इट कैन बी HI। अगर HCl मैंने लिया तो मेटल क्लोराइड मिलेगा, अगर HBr मैंने लिया तो मेटल ब्रोमाइड मिलेगा, अगर HI मैंने लिया तो मेटल आयोडाइड मिलेगा, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, यू विल गेट MX2, you will get MX2 आपको MX2 मिलेगा, MX2 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। सो दैट मींस यू आर एबल टू प्रिपेयर मेटल हैलाइड बाय दिस रिएक्शन। सिमिलरली इफ आई टेक HX, आई रिएक्ट इट विद किसके साथ, मेटल के साथ किया हमने, मेटल ऑक्साइड, MO, मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, MO, ठीक है। इफ आई टेक इट 2 times, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यस यू कैन योरसेल्फ प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। मेटल 2 हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MX2 बनाएगा, साथ में क्या मिलेगा, H2 एंड ऑक्सीजन। दैट मींस आपको इस वक्त क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, यानी आपने फिर से मेटल हैलाइड की प्रिपरेशन कर दी, ठीक। इसी तरीके से इफ आई टेक HX, आई ट्रीट इट विद नंबर 3 मेटल कार्बोनेट, MCO3, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर 2- चार्ज, मेटल के ऊपर 2+ चार्ज होती है, ठीक। MCO3, जैसे लेट्स से आपके पास MgCO3 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक। व्हाट विल हैपन, शाबाश जरा बताइए, इसको फिर से मैं 2 times ले लूं, मेटल विल रिएक्ट विद X, इट विल फॉर्म MX2, व्हाट विल बी द बाई प्रोडक्ट क्या होगा, H2CO3, यानी ये ऐसे फॉर्म होगा H2O प्लस CO2, ठीक। इसी तरीके से लास्ट पे HX की मैं रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, MOH whole twice, so if I take it 2 times, ठीक है ना, what will be the product, शाबाश, MX2 मिलेगा प्लस साथ में
2 टाइम्स वाटर मिल जाएगा। ठीक, तो इन सभी मेथड से हम मेटल हैलाइड्स को फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया मेटल हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय डायरेक्टली रिएक्टिंग मेटल्स विद हैलोजेंस। ठीक है, और वी कैन ट्रीट हैलोजन एसिड्स विद मेटल्स और मेटल ऑक्साइड्स और मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स। फाइन, ठीक है ना, क्लियर है बात। ठीक, नेक्स्ट थिंग, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे, वो ये टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, स्पेशली अलग से रिएक्शन दी गई है, वो ये कि अभी मैंने बताया कि बेरिलियम की रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी बेरिलियम हैलाइड बनाना, बेरिलियम हैलाइड बनने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। बेरिलियम के हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं। दो की हम प्रिपरेशन यहां पे दिखाएंगे जो हमारे टेक्स्ट ने मेंशन किया है। ठीक है ना, सो आई विल टेक अनदर टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम हैलाइड्स। यानी अभी जितने भी हमने मेथड्स दिखाए, उन मेथड्स में मेटल बेरिलियम नहीं होता है। ठीक है ना, बेरिलियम भी हो सकता है लेकिन उनकी रिएक्शंस उतनी अच्छे से नहीं होंगी। ठीक है, तो बेरिलियम के हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए अलग से तरीके हमारे पास होते हैं। ठीक है ना, नंबर 1, अगर मैं बेरिलियम फ्लोराइड को बनाऊं, कैसे बनाएंगे बेरिलियम फ्लोराइड को? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज इट हैज बीन मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम हैलाइड्स अलग से हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे बेरिलियम फ्लोराइड को प्रिपेयर करना है। ठीक, बेरिलियम फ्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बेरिलियम फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिकंपोजिंग। किसको डिकंपोज करना है? बाय डिकंपोजिंग अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड। ठीक, व्हाट इज दिस अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड? इट्स अ कंपाउंड, इसका फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस BeF4। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड। ठीक, तो इस अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड की हमें क्या करनी है? डिकंपोजिशन, यानी अगर हम इसको हीट करें, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? नंबर 1, वी विल गेट BeF2। ठीक है, क्या मिल जाएगा? BeF2 मिल जाएगा। वहां पे क्या बचा? 2 फ्लोराइड्स और 2 अमोनियम आयॉन्स। ठीक है, दैट मींस प्लस यू विल गेट 2 टाइम्स NH4F, इसका क्या नाम बनेगा? अमोनियम फ्लोराइड। ठीक, साथ में हमें क्या मिल गया? बेरिलियम फ्लोराइड मिल गया। तो दिस इज ए स्पेसिफिक रिएक्शन बाय विच वी कैन प्रिपेयर बेरिलियम फ्लोराइड। ठीक है ना, किस रिएक्शन से? बाय द डिकंपोजिशन ऑफ अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड। नाम याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, नंबर 2, दूसरी रिएक्शन बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ठीक है ना, सो BeCl2 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय ट्रीटिंग बेरिलियम ऑक्साइड with chlorine gas in presence coke यानी कार्बन, in presence of coke यानी कार्बन। ठीक है ना, that means what we have to do is we will take beryllium oxide plus we will treat it with chlorine gas in presence of carbon। ठीक, तो सिंपल सी रिएक्शन होगी, बेरिलियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? BeCl2 बन गया, साथ में ऑक्सीजन बचा और कार्बन बचा, दैट मींस प्लस आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। फाइन, ठीक है ना, सो कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड। आई होप कि आप लोग चीजों को समझ रहे हो साथ साथ। ठीक है ना, तो ये थी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स, जिसमें स्पेसिफिकली हमने बात की बेरिलियम के हैलाइड्स की। 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने देखी, इनको आप अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हैलाइड्स। प्रॉपर्टीज, ठीक,
नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी, इनका नेचर क्या होता है? ये जो हैलाइड्स होते हैं दे आर आयोनिक इन नेचर एक्सेप्ट बेरिलियम। ठीक, लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था कि बेरिलियम कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, सो हैलाइड्स ऑफ alkaline earth metals are ionic in nature except for beryllium halides. beryllium के जो halides होते हैं they are covalent in nature. ठीक, नंबर वन पहला, they are ionic in nature. They are, yeah, I can say group 2 halides are ionic in nature, except what? Except beryllium halides. They are covalent in nature. Why are they covalent? Because we have already discussed that beryllium ion जो होता है उसका साइज छोटा होता है, चार्ज ज्यादा होती है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, तो उनके बॉन्ड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है ना, फाइन। ठीक, नाउ अगर हम इनके बेरिलियम हैलाइड्स की बात करें तो बेरिलियम हैलाइड्स कौन कौन होगा? BeF2, BeCl2, BeBr2 एंड BeI2, BeBr2 एंड BeI2। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट विल बी देयर ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? तो बेरिलियम यहां पे कॉमन है, देन यू हैव F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। जरा फिर से रिकैप करें फेजान्स रूल्स क्या कहते हैं? मोर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन एंड मोर इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइन। मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक ना, पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? चार्ज जितनी ज्यादा होगी, साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक, अगर एनाइंस की बात करें, पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा होती है? जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगी और जब साइज ज्यादा होगा। ठीक है, साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है ना, अब इनमें कैटाइन तो हर जगह पे सेम है, ठीक है ना, तो दैट मींस पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन पे डिपेंड करेगा। इसमें F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है ना, इसका मतलब यह हुआ I नेगेटिव का साइज बड़ा है तो इसके बॉन्ड में या I नेगेटिव की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, इसके बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है ना, सो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? BeI2, और सबसे लेस कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? BeF2 का। बात समझ रहे हैं आप? BeF2 सबसे इनका लेस कैरेक्टर होगा, लेस आयोनिक कैरेक्टर होगा। ठीक, नेक्स्ट वन, अगर हम इन्हीं हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, सिंस दे आर कोवेलेंट इन नेचर दे आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एज कंपेयर टू पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें, बेरिलियम हैलाइड्स being covalent in nature, beryllium halides being covalent in nature or more soluble in non-polar solvents. They are more soluble in non-polar solvents. बात समझ रहे हैं आप? ये क्या होते हैं? They are more soluble in non-polar solvents. Clear? ठीक है ना? So this was about the nature of the halides, जिसमें हमने बोला बेरिलियम के halides जो होते हैं they are more soluble in polar solvents because they are more covalent in nature, और इनमें से भी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बेरिलियम आयोडाइड का होता है, सबसे लेस कैरेक्टर जो होता है आयनिक कैरेक्टर वो बेरिलियम फ्लोराइड का होता है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट हमें यहां पे जो पढ़ना है दैट इज very important one. You can mark it as very important because ये अक्सर नीट में पूछा जाता है और इस साल 2021 नीट में भी पूछा गया था क्वेश्चन, दैट इज बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, बेरिलियम क्लोराइड इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, बेरिलियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। ठीक, सबसे पहली चीज जो अभी मैंने बताई,
बेरिलियम का हैलाइड जो भी होगा वो किस नेचर का होगा? कोवेलेंट। ठीक, नंबर वन, पहला पॉइंट, बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट इन नेचर, इट इज कोवेलेंट इन नेचर। ठीक, इट इज कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर और इसकी बॉन्डिंग इसकी स्टेट पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन पूछा गया था इस बारी, ठीक है ना, इसके स्टेट, इसके फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर और इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी। ठीक है ना, नंबर वन, हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में है ये बेरिलियम क्लोराइड, उस वक्त इसका स्ट्रक्चर और इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी? ठीक, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन सॉलिड स्टेट, जोर देके मैं बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये पूछा गया है 2021 में और जेईई में भी पूछा गया था इसी साल। ठीक है ना, इन सॉलिड स्टेट बेरिलियम क्लोराइड has a covalent and polymeric structure, has a covalent and polymeric structure। कोवेलेंट होता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक के बजाय वहां पे बोला गया था ऑप्शंस में चेन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक लंबी सी चेन बन जाती है। ठीक है ना, सो इट हैज गॉट ए कोवेलेंट एंड ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है ना, नंबर सेकंड थिंग, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, सॉलिड स्टेट में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शाबाश, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसके अंदर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। बेरिलियम हाइड्राइड में हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में, बेरिलियम हाइड्राइड में हमने एक स्पेशल तरह का बॉन्ड देखा था, दैट वाज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, लेकिन यहां पे कैसा बॉन्ड होता है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड स्टेट में ये किस तरीके की बॉन्डिंग इख्तियार करता है। ठीक, लेट्स मूव टू द बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। ठीक, बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, अगर मैं वीबीटी को अप्लाई करूं, आई नो बेरिलियम की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p0, जैसे हमने कल भी कहा था बेरिलियम हाइड्राइड के केस में, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p जो होगा वो खाली होगा। ठीक, इन द फर्स्ट इंस्टेंस आई एम सीइंग बेरिलियम इज लिंक्ड टू 2 मोनोवैलेंट एटम्स, दैट मींस इसको एटलीस्ट 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या होने चाहिए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। आई नीड टू एक्साइट दिस, सो इन द एक्साइटेड स्टेट व्हाट विल हैपन? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां पहुंच जाएगा, 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p के अंदर भी अब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अगर इसको डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहना है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना है, ठीक है ना, डिस्क्रीट यूनिट्स के फॉर्म में, यानी कि एज BeCl2, सिर्फ एक BeCl2 यूनिट, दूसरा BeCl2 यूनिट, जैसे मैंने BeH2 में भी कहा था। ठीक है ना, तो दैट मींस वहां पे उसको सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए इसके पास 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा? sp। लेकिन अगर ये sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बनेगा, ये अलग से इस फॉर्म में रहेगा, Be, एक Cl यहां से, एक Cl यहां से, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp। लेकिन चूंकि मैंने कहा इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक होता है, ये बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और वो पॉसिबल तभी है जब इस बेरिलियम के पास इन 2 से अलावा भी ये बॉन्ड्स बना सके, ताकि ये दूसरे बेरिलियम क्लोराइड यूनिट्स के साथ भी जुड़ सके। ठीक है ना, तो मैंने अभी बताया कि sp के बजाय ये फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा? sp3। नाउ इफ इट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, how many hybrid orbitals will be formed? 4, but out of those 4 hybrid orbitals,
आउट ऑफ दोस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या रहेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 2 जो है वो एम्प्टी रहेंगे। दीज आर द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी तक बिल्कुल सेम हम जा रहे हैं जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेरिलियम हाइड्राइड के केस में। फाइन, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों ने याद रखा होगा कि बेरिलियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसे हमने देखा, उसमें भी यहां तक सेम था। उसमें भी 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते थे और 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे, ठीक है। लेकिन वहां पे उसको बॉन्ड बनाना था हाइड्रोजन्स के साथ, यहां पे क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाना है। तो कैसे बॉन्डिंग होगी इस चीज को हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। सो आई विल शो द स्ट्रक्चर लाइक दिस। कल की तरह ही मैं बिल्कुल हर कोई बेरिलियम एटम ऐसे ही दिखाऊंगा। दिस इज वन ऑफ द बेरिलियम एटम्स, दिस इज अनदर बेरिलियम एटम, एक और बेरिलियम एटम, एक और बेरिलियम एटम, एक और बेरिलियम एटम मैं दिखा रहा हूं, ठीक। हर एक बेरिलियम एटम के पास क्या चीज है, हर एक बेरिलियम एटम के पास 4 ऑर्बिटल्स है। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये चौथा ऑर्बिटल, ठीक। इस बेरिलियम के पास भी एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स। यहां पे भी थोड़ा सा क्लोज हो गया, चलिए जी दिखाते हैं फिर से। इसके पास भी 4 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 एंड 4। इसके पास भी 4 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नाउ इन 4 ऑर्बिटल्स में क्या चीज अवेलेबल है, 2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और 2 एम्प्टी है। कल भी मैंने दिखाया था ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये और ये एम्प्टी। सिमिलरली इसके पास भी 2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एम्प्टी है, ठीक है। इसके पास भी 2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एम्प्टी है। यहां पे भी 2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और 2 एम्प्टी है, ठीक है ना। अभी तक तो सेम जा रहे हैं हम, ठीक। उसके बाद हमने बताया था कि हाइड्रोजन आएगा वो इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी ओवरलैप करेगा। लेकिन इस वाले केस में शाबाश मुझे बताइएगा, इस वाले केस के अंदर हमारा बॉन्ड किसके साथ बनने वाला है, क्लोरीन के साथ, ठीक है ना। क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनने वाला है, ठीक। आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल टू यू। आई विल चेंज द कलर, I'll change the color of the pen. Let's make it pink. Okay. Chlorine, Cl, ठीक। क्लोरीन एटम है, ठीक है ना। ना क्लोरीन एटम के पास क्या चीज होती है, यू नो, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। आई विल शो देम लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7th वन, दिस इज द 7th वन, ठीक है। क्लियर। देखिए जरा, अब इस क्लोरीन को बॉन्ड बनाना है ना बेरिलियम के साथ, तो ये क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ है, ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर देगा, यानी ओवरलैप कर दिया, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट, अब इसके पास जो ये लोन पेयर्स है ना, ये लोन पेयर्स में से ये एक लोन पेयर उठाएगा और इस लोन पेयर को इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक कर देगा, ठीक है ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। फिर से समझने की कोशिश करिए, मैं फिर से वापस जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। आई एम गोइंग बैक, मैं इसको अंडू कर रहा हूं, सारी चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस की। ओके फाइन, सो दिस इज योर क्लोरीन एटम। इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 लोन पेयर्स और 1 इलेक्ट्रॉन अलग से, ठीक है। नाउ इस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये इस बेरिलियम के अनपेयर्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो यहां पे एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरे साइड से है ना इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक। इस एम्प्टी ऑर्बिटल का ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर उठाएगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इस साइड से इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब जरा देखिए यहां पे कितने एटम्स कनेक्ट हो रहे हैं, बेरिलियम, क्लोरीन एंड बेरिलियम, बेरिलियम, क्लोरीन एंड बेरिलियम। एक साइड से ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दूसरे साइड से ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक। इसी तरीके से नीचे से भी एक और क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आ गया, इसके पास भी क्या चीज अवेलेबल है, 3 लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा,
ठीक, नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा और इस लोन पेयर को उठा के इसके साथ शेयर करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहां से भी बेरिलियम, क्लोरीन और बेरिलियम एटम जुड़ गए, 3 एटम्स जुड़ रहे हैं। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट वाले के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही केस होगा। क्लोरीन 3 लोन पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड द 7th इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। फाइन, ठीक है ना। नीचे से फिर से वही होगा, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली आगे चलते जाएंगे, क्लोरीन की बात करें, फिर से इसके पास देयर आर 3 लोन पेयर्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करके नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एक और क्लोरीन आया, इसके पास फिर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बॉन्डिंग कंटिन्यू होती रहेगी और एक लंबी सी चेन बनेगी, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फाइन, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पे, अब जरा आप देख लीजिए कि यहां पे कितने सेंटर्स, कितने एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जरा इस बॉन्ड की तरफ देखें, बेरिलियम एक एटम, क्लोरीन दूसरा एटम, बेरिलियम तीसरा एटम, तो 3 सेंटर्स हो गए, 3 सेंटर्स। ठीक, अब जरा देखिए इस पूरे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये बेरिलियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके साथ क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, हो गए 2। अब इस क्लोरीन ने अपना लोन पेयर उठाया, यहां पे ला दिया, यहां पे रख दिया। ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस पूरे बॉन्ड में इन 3 सेंटर्स के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसके 2 और इस बॉन्ड के 2, हो गए कितने, 4। इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, 3C4E बॉन्ड और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बेरिलियम हाइड्राइड के केस में क्या होता था, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता था, वो यहां से भी इसके साथ ओवरलैप करता था और एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करता था। लेकिन चूंकि क्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेगा, लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। इसके नतीजे के तौर पर सारे बेरिलियम एटम्स आपस में जुड़ जाएंगे वाया क्लोरीन एटम्स। ठीक है ना। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ह्यूज मॉलिक्यूल, ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। और वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे 3 सेंटर्स के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है या वो कंटिन्यूअसली इसमें घूमते रहेंगे। दैट मींस इट विल बी कॉल्ड एज अ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आई होप कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है, इन वेपर फेज या इन गैसियस स्टेट, इन वेपर फेज में। अब वेपर फेज में भी 2 केसेस हैं। वेपर फेज में एट अ टेम्परेचर अबव 1200 केल्विन, 1200 केल्विन से ऊपर, 1200 केल्विन से ऊपर जब टेम्परेचर होगा तो ये ऑब्वियसली किस फॉर्म में होगा, वेपर फेज में होगा। उस वक्त इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इट हैज गॉट ए लीनियर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर, लीनियर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर, लीनियर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। 1200 केल्विन से ऊपर लीनियर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। और वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, नॉर्मल sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन यानी बेरिलियम जिसके पास अभी हमने बोला 2p के अंदर कोई नहीं, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको अगर हम एक्साइट कर दें, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s के पास 1 रहेगा, 2p के पास 1 रहेगा, तो ये इन्हीं 2 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 2 ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब इसके साथ एक क्लोरीन आएगा, वो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ ओवरलैप करेगा, दूसरे के साथ दूसरा क्लोरीन लेके अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके ओवरलैप करेगा। ठीक है ना। दैट मींस इट विल बी लाइक दिस, बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो क्लोरीन यहां से आ गया, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा। दूसरा क्लोरीन आएगा, उसके पास भी देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक लीनियर स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्रीज। क्लियर। ठीक है ना। ये कौन सी वाली बात है, जब हम इसको गैसियस फेज में लेते हैं अबाउट 1200 केल्विन। क्लियर। ठीक। अब अगर
तीसरा केस भी है, अगर हमने पहले इसको सॉलिड स्टेट में लिया तो सॉलिड स्टेट में बहुत सारे बॉन्ड्स बन रहे थे, अब मैंने इसको बहुत हीट किया 1200 केल्विन से ऊपर, तो सारे बॉन्ड्स ब्रेक होके ये क्या हो रहा है, अलग अलग यूनिट्स के फॉर्म में सेपरेट हो रहा है, ठीक, लीनियर फॉर्म में, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, ये गैसेस स्टेट में आ रहा है, लेकिन मैंने टेम्परेचर को बिलो 1200 केल्विन रखा है, वेपर फेज में ही है लेकिन टेम्परेचर इज बिलो 1200 केल्विन, ठीक है ना। उस सूरत में इस पॉलीमर के सारे बॉन्ड्स तो ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो वहां पे दो दो यूनिट्स के फॉर्म में जुड़ जाता है, डाइमर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं, सॉलिड फॉर्म में है तो पॉलीमर, बहुत टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपर फेज में तो अलग अलग हो गया, BeCl2 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 अलग। लेकिन अगर मैंने इसको टेम्परेचर देके वेपर फेज में लाया, लेकिन टेम्परेचर अभी उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ाया है, बिलो 1200 केल्विन है, ठीक है ना, उस वक्त सारे बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, ये दो दो यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। सो केस नंबर नेक्स्ट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इन वेपर फेज, नंबर थर्ड, इन वेपर फेज बिलो 1200 केल्विन, बिलो 1200 केल्विन, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में, आने वाले नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से बोला जाएगा, ठीक, मे बी वो वहां पे बोलेगा बिलो 1200 केल्विन, वेपर फेज में है बिलो 1200 केल्विन, या वेपर फेज में है अबव 1200 केल्विन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है एंड दैट इज व्हाई दे बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अवर नीट एग्जाम्स, ठीक है, क्लियर। नाउ वेपर फेज में बिलो 1200 केल्विन क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, यानी दो दो यूनिट्स के फॉर्म में, ठीक है। और जब ये डाइमर के फॉर्म में होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। जरा देखिए कैसे होगा ये मुमकिन, देख लीजिए फिर से, बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में 1 2s2 2p0 2s2 2p0, अब एक्साइटेड स्टेट में मैंने ले लिया तो क्या होगा, 2s के अंदर एक, 2p के अंदर एक, इट विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो कौन कौन इन्वॉल्व हो गया, ये और ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 3, 1 2 एंड 3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा एम्प्टी रहेगा। दीज आर द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फिर से मैं दिखाऊंगा। ये मैंने बेरिलियम एटम दिखाया, इस बेरिलियम एटम के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, दूसरा इधर होगा और तीसरा इधर होगा, ठीक है। दूसरे बेरिलियम की बात करें, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, सो दैट इट बिकम्स ए ट्राइगोनल प्लेनर। दिस आल्सो बिकम्स ट्राइगोनल प्लेनर इन नेचर बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्लियर। अब इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या चीज प्रेजेंट है, इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है ना, 2 में है एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसके पास भी 2 में होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 2 में होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एम्प्टी इसके पास, एक एम्प्टी इसके पास, ठीक। अगर ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, मुझे आप किसके साथ ओवरलैप करवाना है, क्लोरीन के साथ। तो यहां पे आ गया क्लोरीन, यहां पे आ गया क्लोरीन, इधर भी आएगा क्लोरीन, इधर भी आएगा क्लोरीन, ठीक। इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, नॉर्मल बॉन्ड बन जाएगा। इस क्लोरीन के पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, नॉर्मल बॉन्ड। नाउ यहां पे जो क्लोरीन एटम है इसके पास भी है ना 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, नॉर्मल बॉन्ड, और इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। सिमिलरली इधर से भी क्या होगा, इसके पास फिर से क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा और ये वाली लोन पेयर जो है इसके साथ क्या बनाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात क्लियर हो रही है, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये कंपाउंड बन गया, 2 बेरिलियम क्लोराइड यूनिट्स जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं वाया दीज 2 क्लोरीन एटम्स। इन ग्रुप्स को हम या इन एटम्स को हम ब्रिजिंग क्लोरीन एटम्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक। सो दैट मींस स्ट्रक्चर ओवरऑल इस तरीके का होगा, बेरिलियम, ये बेरिलियम,
यहां से क्लोरीन के साथ नॉर्मल बॉन्ड, यहां से क्लोरीन के साथ नॉर्मल बॉन्ड, और ये क्लोरीन इसके साथ यहां से नॉर्मल बॉन्ड बना रहा है और यहां से इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है दूसरे बेरिलियम के साथ। ठीक, सिमिलरली ये क्लोरीन इसके साथ बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसके साथ बना रहा है नॉर्मल बॉन्ड, और इस बेरिलियम ने यहां से भी एक बॉन्ड बनाया है, तो एक डाइमर के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनेगा। और ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये सारा स्ट्रक्चर एक ही प्लेन में लाई करेगा, इट विल बी प्लेनर बिकॉज इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक, तो ओवरऑल फिर से हम रिकैप करेंगे। रिकैप्चुलेशन ऐसी होगी, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, Be द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, क्लोरीन क्लोरीन, शाबाशी। क्या होगा, अगर इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाया, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक, जिसके साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया उसके साथ दूसरा क्लोरीन नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, जिसके साथ इस क्लोरीन ने नॉर्मल बॉन्ड बनाया उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक, सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, एक नॉर्मल एक कोऑर्डिनेट, एक नॉर्मल एक कोऑर्डिनेट, यहां पे भी नॉर्मल कोऑर्डिनेट, ये होगा नॉर्मल तो ये होगा कोऑर्डिनेट, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये बॉन्ड्स यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, और एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक, नाउ अगर बात करें वेपर फेज में, वेपर फेज, वेपर फेज अबव 1200 केल्विन, अबव 1200 केल्विन, तो सिंपली स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक, और अगर यही चीज हमने दिखाई वेपर फेज, वेपर फेज बिलो 1200 केल्विन, बिलो 1200 केल्विन, तो किस फॉर्म में होगा, डाइमर के फॉर्म में होगा, एक बेरिलियम दूसरा बेरिलियम, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, यहां से नॉर्मल क्लोरीन के साथ बॉन्ड, यहां से नॉर्मल बॉन्ड क्लोरीन के साथ, ये अगर नॉर्मल बनाएगा ये कोऑर्डिनेट होगा, यहां से अगर नॉर्मल है तो यहां से कोऑर्डिनेट होगा। दिस विल बी द स्ट्रक्चर इन केस ऑफ वेपर फेज। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट the beryllium halides as well as the overall metal halides, alkaline earth metal halides. ठीक, I hope कि आप लोगों ने सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। Thank you very much. See you in the next lecture, lecture number 10.